नमस्कार दोस्तों, वी आर एग्जामपुर सीकर के इस एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है वो क्लास है राष्ट्रपति से संबंधित। राष्ट्रपति से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो दोस्तों आज अपन लोग शेयर करेंगे और एक रिवीजन क्लास के तौर पर इस क्लास को अपन लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक भी हमारे इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति, तो दोस्तों राष्ट्रपति हैं, इस राष्ट्रपति के संबंधित जो बातें हैं या फिर ये कह सकते हैं कि जो संघीय कार्यपालिका, दोस्तों संघीय कार्यपालिका के अंदर भारतीय जो संघ की कार्यपालिका है इसके आर्टिकल 53 की बात करें तो उस 53 के तहत ये कहा गया कि जो भी कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। तो दोस्तों राष्ट्रपति में कार्यपालिका है, उनकी शक्तियाँ तो निहित होगी, लेकिन राष्ट्रपति का जो उल्लेख है वो उल्लेख कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है अपने संविधान के आर्टिकल 52 के अंदर। तो संविधान के जो अनुच्छेद 52 है, इस 52 में ये कहा गया कि भारत का या फिर देश का एक संवैधानिक प्रधान होगा और वो संवैधानिक प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। तो भारत का जो संवैधानिक प्रधान या राष्ट्रपति है वो देश का क्या होगा? संवैधानिक प्रधान होगा। ये बात कहाँ पे की गई? ये संविधान के अनुच्छेद 52 के अंदर बताई गई। 53 के अंदर दोस्तों क्या बताया गया था कि जो भारतीय संघ है तो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति वो किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। और भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया। अतः राजस्थान में जो राष्ट्रपति है दोस्तों ये नाममात्र की कार्यपालिका है, यानी कि जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास कितनी होती है? नाममात्र की होती है। लेकिन जो वास्तविक तौर पर यदि अपन लोग बात करें कि कार्यपालिका का जो वास्तविक अध्यक्ष या फिर ये बोल सकते हैं कि वास्तविक कार्यपालिका किस में निहित होती है, तो ये होती है दोस्तों मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री है, उनके मंत्रिमंडल में क्या होती है? वास्तविक कार्यपालिका निहित होती है। उसके बाद में दोस्तों यदि बात करें अपन लोग कि भाई राष्ट्रपति है ये दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक कहलाएगा। तो राष्ट्रपति है वो दोस्तों क्या रहेगा? भारत का प्रथम नागरिक। तो भारत का कई बार पूछ लिया जाता है कि देश का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? तो देश का जो प्रथम व्यक्ति होता है वो होता है राष्ट्रपति। आर्टिकल 54 की बात करें दोस्तों तो आर्टिकल 54 के अंदर ये बताया गया कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उस निर्वाचन मंडल का जो उल्लेख है वो मिलता है कहाँ पे? संविधान के अनुच्छेद 54 के अंदर। यदि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया की बात करें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ पे उल्लेख है इनका? तो इनका उल्लेख है तो संविधान के अनुच्छेद 55 के अंदर। यदि राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें कि राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित जो बातें हैं वो कहाँ पे लिखी हुई है, तो ये लिखी हुई है संविधान के अनुच्छेद 56 के अंदर। पुनर्निर्वाचन की बात करें तो ये संविधान के अनुच्छेद 57 के अंदर लिखी गई है। योग्यता की बात करें कि राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यताएँ होगी वो कहाँ पर लिखी हुई है? संविधान के अनुच्छेद 58 के अंदर लिखी है। और जो राष्ट्रपति हैं उनकी शर्तें हैं कि वो किस शर्त के ऊपर राष्ट्रपति पद को धारण करेगा, तो वो शर्तें कहाँ पे लिखी हुई है? ये लिखी हुई है अनुच्छेद 59 के अंदर। यदि अपन लोग शपथ की बात करें कि राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलवाएगा, तो जो राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित जो बातें हैं वो कहाँ पे लिखी गई हैं? ये लिखी गई है संविधान के अनुच्छेद 60 के अंदर। और राष्ट्रपति को दोस्तों पद से हटाने के लिए जो महाभियोग लाया जाता है तो ये महाभियोग से संबंधित जो बातें हैं ये कहाँ पे लिखी हुई है? ये लिखी हुई है संविधान के अनुच्छेद 61 के अंदर। अब दोस्तों यदि अपन लोग बात करें, पहला आता है राष्ट्रपति की योग्यता कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता है वो आवश्यक है। तो राष्ट्रपति की जो योग्यता है दोस्तों वो संविधान के अनुच्छेद 58 के अंदर लिखी हुई है, जिसमें कहा गया कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तो पहली जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए? कि वो भारत का नागरिक होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि उनकी जो आयु है वो न्यूनतम कितनी वर्ष होनी चाहिए?
35 वर्ष का कम से कम वो होना चाहिए। तीसरी बात ये होती है कि वो किसी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, कि जब वो राष्ट्रपति के लिए आवेदन देता है तो वो किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। लोकसभा सदस्य बनने जैसी क्या रखता हो, योग्यता रखता हो, यानी लोकसभा सदस्य बनने के लायक जो योग्यताएं होती हैं वो योग्यताएं रखते हो। और दोस्तों जब वो राष्ट्रपति बनने के लिए वो अपना नामांकन देता है तो उनके पास जो प्रस्तावक हैं तो 50 तो उनके पास प्रस्तावक होने चाहिए और 50 ही क्या होने चाहिए, अनुमोदक होने चाहिए। और इनकी जो जमानत राशि है दोस्तों वो कितनी है, 15,000 रुपये है। तो एक बार योग्यता के बारे में अपन लोग फिर से पढ़ेंगे कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। नहीं, पहले तो ये होगा कि उनका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो योग्यता का जो उल्लेख मिलता है ये संविधान के अनुच्छेद 58 के अंदर मिलता है। और योग्यता की बात करें तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से उनकी आयु कंप्लीट होनी चाहिए, वो किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत न हो और लोकसभा बनने जैसी क्या रखते हो, योग्यता रखता हो, और जिसके पास 50 प्रस्तावक हो और 50 ही क्या हो, अनुमोदक हो, तो वो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के लिए अपना जो नामांकन है वो भर सकता है। और उनकी जो जमानत राशि होगी दोस्तों, वो जमानत राशि कितनी होगी, 15,000 है वो जमानत राशि होगी। उसके बाद में यदि बात करें आर्टिकल 54 की, कि जो राष्ट्रपति से संबंधित जो अगला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में बताया गया क्या है, निर्वाचन मंडल, या फिर ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो मंडल बनाया गया है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है, अनुच्छेद 54 के अंदर मिलता है। तो इसमें बताया गया कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, वो किस में भाग लेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं दोस्तों, वो निर्वाचित सदस्य किस में भाग लेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। लेकिन जो 17वां संविधान संशोधन आया, कब आया, 17वां संविधान संशोधन, 17वां संविधान संशोधन आया दोस्तों 1992 के अंदर। तो 1992 के अंदर 17वां संविधान संशोधन आता है। इसमें यह कहा गया कि जो पहले दिल्ली, पुदुचेरी जो विधानसभा है उनके जो सदस्य, निर्वाचित सदस्य हैं, वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते थे। लेकिन 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ये कहा गया कि दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य हैं वो भी भाग ले सकते हैं। और पहली बार ये भाग कब लिया, पहली बार राष्ट्रपति के चुनाव में इन्होंने 1997 के अंदर क्या लिया था, भाग लिया था। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के क्षेत्र के जो निर्वाचित सदस्य हैं इन्होंने पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में कब भाग लिया था, तो ये भाग लिया था 1997 के अंदर। आंग्ल भारतीय सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं पर निर्वाचित होने चाहिए। तो दोस्तों जो आंग्ल भारतीय सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, लेकिन वो किसी न लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सदन के अंदर, राज्यसभा या लोकसभा सदन है, इनमें किसी में भी एक निर्वाचित होने चाहिए। तो निर्वाचित जो आंग्ल भारतीय सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में क्या ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा की जो विधानसभाओं से जो राज्यों की जो विधानसभा है उनसे जो निर्वाचित सदस्य हैं वो क्या ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। और 17वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली और पुदुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। और उन्होंने पहली बार भाग कब लिया, 1997 के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव में पहली बार भाग लिया था। और आंग्ल भारतीय सदस्य हैं दोस्तों, तो जो निर्वाचित आंग्ल भारतीय सदस्य हैं वो भी क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं। अगली बात करें दोस्तों निर्वाचन की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति से संबंधित जो निर्वाचन की प्रक्रिया है इसका उल्लेख है दोस्तों वो संविधान के अनुच्छेद 55 के अंदर मिलता है। तो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है दोस्तों वो संविधान के कौन से भाग में मिलती है, ये मिलती है आर्टिकल 55 के अंदर। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मत प्रणाली द्वारा
क्या होता है, इनका चुनाव होता है। तो दोस्तों ये पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस प्रणाली के आधार पर होता है, तो ये होता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा क्या होता है, इनका चुनाव होता है, जिसे अपन आंध्र हेर विधि भी कहते हैं। तो कई बार निर्वाचन की जो प्रक्रिया है दोस्तों वो संविधान के कौन से भाग में, कौन से अनुच्छेद में है, ये अनुच्छेद 55 के अंदर है। और इनकी प्रणाली पूछी कि राष्ट्रपति के जो चुनाव है वो कौन सी प्रणाली से होते हैं, तो ये होते हैं एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली है, इनके माध्यम से इनका चुनाव होता है, जिन्हें आंध्र हेर विधि के नाम से भी जानते हैं। आगे बात करें कि राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित बातें, तो राष्ट्रपति की शपथ है दोस्तों वो संविधान के अनुच्छेद 60 के अंदर इनका उल्लेख मिलता है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा, राष्ट्रपति को शपथ है दोस्तों वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा संविधान की रक्षा व जनता के कल्याण की क्या दिलाई जाती है, शपथ दिलवाई जाती है। तो राष्ट्रपति को शपथ संविधान के कौन से अनुच्छेद के द्वारा दिलवाई अनुच्छेद के अकॉर्डिंग दी जाती है, तो ये दी जाती है संविधान के अनुच्छेद 60 के अकॉर्डिंग। और कौन दिलवाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। किसकी शपथ दिलाएगा, संविधान की रक्षा व जनता के कल्याण की शपथ इनको दिलाएगा। कार्यकाल की दोस्तों यदि बात करें कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है उनका संविधान में कहाँ उल्लेख मिलता है, तो राष्ट्रपति के कार्यकाल का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 56 के अंदर राष्ट्रपति के कार्यकाल का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है दोस्तों वो पद ग्रहण से 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। और यदि वो त्यागपत्र देना चाहता है पहले कि किसी कारणवश राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहेगा तो वो किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। लेकिन उपराष्ट्रपति को वो अपना त्यागपत्र देने से पहले क्या करेगा कि लोकसभा अध्यक्ष हैं उनको क्या देगा, सूचना देगा कि मैं उनको त्यागपत्र दे रहा हूँ। तो पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति है वो त्यागपत्र किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति दोस्तों त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। और राष्ट्रपति जब अपना त्यागपत्र देता है तो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देने से पहले लोकसभा अध्यक्ष हैं उनको क्या देगा, सूचना देगा। यदि महाभियोग की बात करें दोस्तों कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग भी लाया जाता है, तो महाभियोग है वो संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर क्या लाया जा सकता है, महाभियोग लाया जा सकता है। कारण कि संविधान का यदि उल्लंघन करता हो कि राष्ट्रपति है वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, उल्लंघन हो रहा है, या फिर अतिक्रमण की स्थिति पैदा होने की स्थिति में क्या है वो राष्ट्रपति के खिलाफ क्या लाया जा सकता है, महाभियोग लाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा महाभियोग लाया जा सकता है। तो दोस्तों जब राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जाता है तो संसद के जो दोनों सदन हैं उन दोनों सदनों के सदस्यों, कुल सदस्य उनको मिला करके जब 2/3 सदस्य हैं वो बहुमत दे देते हैं कि भाई राष्ट्रपति के खिलाफ वो बहुमत ला करके महाभियोग लाया जा सकता है। ऐसे नहीं है कि एक ही सदन के कोई भी एक दल है उन दल के माध्यम से राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है, नहीं। इसके लिए दोस्तों संसद के जो दोनों सदन हैं उन दोनों सदन के 2/3 सदस्य होना जरूरी है जो महाभियोग में शामिल हो। संसद के सभी सदस्य भाग लेंगे एवं मनोनीत निर्वाचित जो दोनों सदस्य हैं दोस्तों ये राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने में दोनों ने भाग लेंगे। जो सदस्य मनोनीत हैं वो सदस्य भी भाग लेंगे और जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी क्या लेंगे, भाग लेंगे। आगे बात करें राष्ट्रपति की शक्तियाँ कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं। पहली शक्ति है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। यदि दोस्तों कार्यपालिका संबंधी शक्ति की बात करें तो इसका उल्लेख संविधान के जो अनुच्छेद 53 है में देश की समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। तो संविधान के अनुच्छेद 53 में ये उल्लेख किया गया कि जो राज्य की राष्ट्र की या फिर देश की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। और आर्टिकल या अनुच्छेद 77 के अंदर ही कहा गया कि देश के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। तो
किस अनुच्छेद में ये कहा गया कि देश की जो समस्त कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे? ये कहा गया संविधान के अनुच्छेद 77 के अंदर। तो अनुच्छेद जो 77 है इसमें ये कहा गया कि देश की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होगी, जो समस्त कार्य हैं वो किसके नाम पर किए जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। नई लोकसभा के गठन के पश्चात बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा, वह शपथ दिलाएगा। तो दोस्तों जब लोकसभा का गठन होता है तो लोकसभा गठन के पश्चात जो अधिक बहुमत प्राप्त किया है, जिन बहुमत दल का जो बहुमत दल के जो नेता है उनको क्या करेगा? राष्ट्रपति निर्वाचित करेगा और उन्हें शपथ दिलवाएगा। प्रधानमंत्री की परामर्श से जो अन्य मंत्री हैं दोस्तों, इनकी क्या करेगा? राष्ट्रपति वो नियुक्ति करेगा और उनको शपथ दिलवाएगा। मंत्रियों के कार्य आवंटन के नियम राष्ट्रपति द्वारा क्या किए जाते हैं? इनके जो अलग अलग मंत्रियों के कार्य हैं, अलग अलग जो डिपार्टमेंट उनको दिया जाता है, इनका कार्य भी कौन करेगा? राष्ट्रपति है, उनके द्वारा ही उनका जो अलग अलग जो मंत्री विभाग हैं वो उनका बंटवारा करेगा। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। अनुच्छेद 263 की बात करें तो अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति हैं वो अंतर्राज्यीय परिषद का क्या करता है? गठन करता है। तो अनुच्छेद 263 के अंदर क्या करेगा? राष्ट्रपति जो अंतर्राज्यीय जो परिषद है उनका गठन करेगा। अगला है कि सभी राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। दोस्तों जो राज्य हैं, अलग अलग राज्यों में जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अगला है संघ शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल, प्रशासक, आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो दोस्तों संघ शासित जो प्रदेश हैं उनमें उपराज्यपाल और प्रशासक, आयुक्त हैं, उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। विदेश में राजदूत का उच्चायुक्त की नियुक्ति करेगा। तो दोस्तों जो विदेशी राजदूत हैं या अपना देश का जो विदेश में जो राजदूत होते हैं वह उच्चायुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। महान्यायवादी व सीएजी नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। तो दोस्तों महान्यायवादी व सीएजी हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। आगे बात करें तो अगली जो शक्ति है उनकी वो शक्ति है विधायी शक्ति। तो दोस्तों राष्ट्रपति की जो विधायी शक्ति है इसमें है कि राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। तो दोस्तों संसद इनके 3 अंग होते हैं। पहला है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति भी क्या है? संसद का एक अंग है। अर्थात कानून निर्माण राष्ट्रपति की भूमिका होती है। दोस्तों कानून का जब निर्माण होता है उसमें राष्ट्रपति की भी क्या होती है? भूमिका होती है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत मनोनीत कर सकता है। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति हैं वो लोकसभा के अंदर संविधान के जो अनुच्छेद 80 हैं, कौन सा अनुच्छेद? 80, इसके तहत राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को क्या करेगा? मनोनीत करेगा। अब दोस्तों ये जो सदस्य मनोनीत करेगा ये कौन कौन से क्षेत्र से हो सकते हैं? या तो साहित्य के क्षेत्र से हो सकते हैं, या विज्ञान के क्षेत्र से हो सकते हैं, या किसी कला के क्षेत्र से हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं? समाज सेवा में जो अग्रणी है उनको भी राष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के अंदर मनोनीत कर सकता है। राजस्थान से अब तक एक सदस्य मनोनीत हुआ है, वो है नारायण सिंह माणकलाव, जिनको राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया गया था। राष्ट्रपति लोकसभा में अनुच्छेद 331 के तहत 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति है वो लोकसभा के अंदर जो आंग्ल भारतीय सदस्य हैं उनको भी मनोनीत कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 331 के तहत। कितने सदस्यों को मनोनीत करेगा? 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो राष्ट्रपति लोकसभा में अनुच्छेद 331 के तहत 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को भी क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। यदि दोस्तों बात करें संविधान संशोधन है कौन सा? 104वां। तो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो विश्व प्रभावी कर दिया गया, किसको? जो लोकसभा के अंदर जो 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत किया जाता है उनको निष्प्रभावी कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत? संविधान के 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से उनको निष्प्रभावी कर दिया गया।
राष्ट्रपति हैं दोस्तों, अगला है राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाते हैं एवं उनका सत्रावसान करवाता है। जैसे दोस्तों यदि अपन बात करें राज्य स्तर पर, तो राज्यपाल है वो क्या करता है, वो सत्रावसान बुलाता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति भी क्या करेगा, संसद के जो सत्र है उसको बुलाएगा और उनका क्या करेगा, सत्रावसान करेगा। राष्ट्रपति दोस्तों अगला है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति है वो लोकसभा को भंग भी कर सकता है। अगला है राष्ट्रपति संसद में सदैव संदेश भेज सकता है एवं संबोधित कर सकता है, और भाषण व अभिभाषण व विशेष जो अभिभाषण है वो दे सकता है। तो दोस्तों अगली जो लाइन लिखी है वो लिखी कि राष्ट्रपति है वो संसद में संदेश भेज सकता है और उनको क्या कर सकता है, संबोधित कर सकता है, या कोई जो भाषण है या अभिभाषण है वो दे सकता है, या विशेष अभिभाषण भी क्या है, दे सकता है। अगला है दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो यदि किसी विशेष परिस्थिति के अंदर दोस्तों राष्ट्रपति हैं वो लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है वो भी बुला सकता है, जब संसद के दोनों सत्रों के मध्य गतिरोध उत्पन्न हो जाए एवं राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। यदि दोस्तों संसद के दोनों सदन हैं उनके मध्य कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता तो राष्ट्रपति हैं वो अनुच्छेद 108 के तहत दोनों की क्या बुला सकता है, संयुक्त बैठक बुला सकता है। संयुक्त बैठक की दोस्तों यदि अध्यक्षता की बात करें कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष एवं लोकसभा उपाध्यक्ष। यदि ये भी मेन तो कौन होगा दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष होगा, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष भी इनकी अध्यक्षता कर सकता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं तो राज्यसभा के जो उपसभापति द्वारा इनकी क्या की जाएगी, अध्यक्षता की जाएगी। दोस्तों संयुक्त बैठक है उनकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष या फिर लोकसभा उपाध्यक्ष या राज्यसभा के जो उपसभापति हैं वो राष्ट्रपति जो संयुक्त बैठक है इनकी अध्यक्षता कर सकते हैं। आगे बात करें तो भारत में अब तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। तो दोस्तों अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है, 3 बार। पहली बार बुलाई थी 1961 के अंदर, किसके विरोध में, दहेज निषेध कानून के चलते उन्होंने 1961 के अंदर संयुक्त बैठक बुलाई थी। दूसरी बार संयुक्त बैठक बुलाई थी वो बुलाई थी 1978 के अंदर बैंकिंग एवं डाकघर कानून के चलते, और तीसरी जो बैठक बुलाई थी वो बुलाई थी 2002 के अंदर आतंकवाद निरोधक कानून जो पोटा है उनके लिए उन्होंने संयुक्त बैठक बुलाई थी। आगे बात करें अनुच्छेद 123 की, तो अनुच्छेद 123 में एक आ गया कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो एवं देश में कानून की आवश्यकता पड़ जाए तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी दोस्तों जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है एवं देश में कानून की आवश्यकता पड़ जाए तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। किसके तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, यह संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। आगे बात करें राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों की, कि राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्तियों में क्या क्या प्राप्त है। पहला है राष्ट्रपति के द्वारा प्रतिवर्ष बजट पेश करवाया जाता है। तो दोस्तों वित्तीय शक्ति के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा प्रतिवर्ष बजट को क्या करवाया जाता है, पेश करवाया जाता है। दूसरा है कि धन विधेयक व अनुदान संबंधी मांगे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश की जाती हैं। तो दोस्तों जो धन विधेयक है वह अनुदान संबंधी जो मांगे हैं वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से क्या की जाएगी, पेश की जाती हैं। देश की आकस्मिकता निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। तो दोस्तों देश की जो आकस्मिकता जो निधि है इस पर भी नियंत्रण किसका होता है, राष्ट्रपति का इस पर नियंत्रण होता है। यदि संविधान के अनुच्छेद 280 की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रति 5 वर्ष के पश्चात वित्त आयोग का क्या करेगा, गठन करेगा। तो दोस्तों कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति 5 वर्ष के पश्चात वित्त आयोग का गठन करेगा, तो ये करेगा अनुच्छेद 280 के तहत। अब तक दोस्तों 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। 15 वित्त आयोग का गठन की अध्यक्षता NK सिंह ने की थी। तो अब तक कितनी बार वित्त आयोग का गठन हो चुका है, 15 बार हो चुका है। और जो 15 वित्त आयोग है इनकी अध्यक्षता किसने की थी, NK सिंह ने इनकी अध्यक्षता की थी।
अब राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति की बात करें कि राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्ति होती है, तो उसमें उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कोलेजियम की सिफारिश पर करता है। दोस्तों, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के अंदर क्या है कि उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति कोलेजियम की सिफारिश पर क्या करता है, नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति किसके सिफारिश पर जो उच्चतम न्यायालय है और उच्च न्यायालय उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, तो यह करता है कोलेजियम की सिफारिश पर। अब दोस्तों, कोलेजियम होता क्या है? कोलेजियम के अंदर दोस्तों 5 सदस्यों का एक समूह होता है, जिसमें क्या होता है, एक सदस्य तो होता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और 4 सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, जिनके माध्यम से, जिनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति है वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। आगे बात करें तो आगे है कि राष्ट्रपति कोलेजियम की सिफारिश पर न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसमें कोलेजियम में 5 व्यक्ति क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ये चीज़ अपन लोगों ने पहले देख ली थी कि कोलेजियम में कितने सदस्य शामिल होते हैं, 5 सदस्य शामिल होते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं? 5 सदस्य। एक तो होता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और 4 सर्वोच्च न्यायालय के क्या होते हैं, वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। दोस्तों, एससी के जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उनको शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के माध्यम से उनको शपथ दिलाई जाती है। जबकि अन्य न्यायाधीशों को शपथ है वो दोस्तों कौन दिलाएगा? जो सुप्रीम कोर्ट है उनका मुख्य न्यायाधीश है उनको शपथ दिलाएगा। आर्टिकल 72 यानी अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को 5 प्रकार की क्षमादान की शक्तियाँ क्या हैं, प्राप्त हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रपति के पास जो 5 प्रकार की जो क्षमादान की शक्तियाँ, या फिर ये कह सकते हैं राष्ट्रपति को क्षमादान की जो शक्तियाँ हैं वो अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में है? तो संविधान के ये 72वें अनुच्छेद है, उसमें उनका उल्लेख मिलता है। अब ये 5 क्षमादान की शक्तियाँ वो कौन कौन सी है? पहली है क्षमा, दूसरी है लघुकरण क्षमा, परिहार, विराम या परिविलंबन। तो ये 5 प्रकार की क्षमा है वो राष्ट्रपति में आर्टिकल 72 के तहत इस राष्ट्रपति के पास ये शक्ति प्राप्त होती है। अनुच्छेद यदि जो विलंबन है दोस्तों, प्रतिविलंबन का अर्थ है किसी भी समस्या या किसी की सामान्य परिस्थिति में सजा को क्या करता है, रोकता है। यानी किसी सामान्य परिस्थिति के अंदर सजा को क्या कर सकता है, राष्ट्रपति रोक सकता है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को परामर्शदात्री भी शक्ति प्राप्त है। आगे बात करें राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, कि राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियाँ हैं, उनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 के मध्य और भाग 18 में स्थित है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं वो संविधान में कहाँ लिखी हुई है? ये लिखी हुई है भाग 18 के अंदर, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। यदि राष्ट्रपति में आपात की बात करें, अनुच्छेद 352 के तहत कारण बाह्य आक्रमण, युद्ध में शामिल, शस्त्र विद्रोह। तो दोस्तों, राष्ट्रपति जो आपात की जो स्थिति है वो कहाँ पे है? राष्ट्रपति कब आपात की स्थिति पैदा होती है? जब किसी बाह्य आक्रमण के कारण या फिर युद्ध में शामिल या शस्त्र विद्रोह हो, तो राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास शामिल होती है। राष्ट्रपति के द्वारा शुरुआत में 1 माह ही राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा शुरुआत में कितने दिन के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? यह लगाया जा सकता है 1 माह के लिए। 1 माह के पश्चात संसद से अनुमति लेनी होगी एवं प्रत्येक 6 माह बाद संसद को 6 माह बाद, यानी कि 1 माह पश्चात संसद से अनुमति लेनी होगी प्रत्येक 6 माह बाद। यानी कि राष्ट्रपति शासन लगा है, उसके बाद 6 महीने बाद में फिर से राष्ट्रपति को अनुमति लेनी होगी और राष्ट्रपति शासन उनको हटा भी सकते हैं। अब तक भारत में 3 बार आपातकाल लग चुका है।
भारत में कितनी बार आपातकाल लग चुका है? 3 बार। पहला आपातकाल लगा था 1962 के अंदर, जब भारत और चीन का युद्ध की स्थिति पैदा हुई थी। दूसरा जो आपातकाल लगा था दोस्तों वो 1971 में लगा था, जब पाक और भारत के मध्य जो युद्ध की स्थिति पैदा हुई थी। और तीसरा जो आपात लगा था वो लगा था 1975 के अंदर, जब भारत में आंतरिक अशांति फैल गई थी। तो भारत में आंतरिक अशांति की स्थिति में तीसरा राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अब इनका प्रभाव क्या है दोस्तों कि राज्य की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो केंद्र में क्या होती है? निहित होती है। राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। अनुच्छेद 20 और 21 के को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को हनन या निलंबन कर सकती है। अगले बात करें राष्ट्रपति शासन की। राष्ट्रपति शासन कहाँ पे लगाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रपति शासन ये किसी राज्य में लगाया जाता है, न कि पूरे देश में। कारण जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र क्या हो जाता है? विफल हो जाता है, तो वहाँ पर क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा शुरुआत में 2 माह हेतु राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। प्रत्येक 6 माह बाद संसद से अनुमति लेनी होगी एवं अधिकतम 1 वर्ष व विशेष परिस्थिति में 3 वर्ष तक क्या लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अब विशेष परिस्थितियाँ क्या होगी दोस्तों कि देश में राष्ट्रीय आपात लागू हो, या फिर यदि निर्वाचन आयोग इस या उस राज्य में चुनाव करवाने की स्थिति में ना हो। तो विशेष परिस्थिति क्या होती है दोस्तों? जब राष्ट्रपति शासन है वो 1 साल या फिर 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें पहला कारण है कि देश में क्या हो? राष्ट्रीय आपात हो। या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि यदि निर्वाचन आयोग है वो उस राज्य में चुनाव कराने की स्थिति के अंदर ना है। अब तक दोस्तों यदि भारत में बात करें तो अब तक भारत में 125 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। सर्वप्रथम कहाँ पे लगाया गया था? पंजाब के अंदर लगाया था। और अधिकतम राष्ट्रपति शासन है वो कहाँ पे लगा है? यूपी के अंदर लगा है। और दूसरी अधिकतम बात करें तो वो लगा है मणिपुर में। राजस्थान में दोस्तों राष्ट्रपति शासन है वो 4 बार लगा है, 1967 में, 1977 में, 1980 में और 1992 के अंदर। इस प्रकार राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन क्या है? लगा है। तो पहला कब लगा था? 1967 के अंदर, 1977, 1980 और 1992 में। ये 4 बार राजस्थान में क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन लगा था। यदि राष्ट्रपति शासन लगने पर उनके प्रभाव क्या होंगे दोस्तों कि राज्य की मंत्री परिषद को भंग या निलंबन किया जा सकता है। यदि दोस्तों राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्य की जो मंत्री परिषद है उसको भंग किया जा सकता है या फिर उनको निलंबित किया जा सकता है। राज्य की संपूर्ण शक्तियां वो केंद्र में निहित हो जाएगी। तो दोस्तों राज्य की जो भी शक्तियां हैं वो किस में निहित हो जाएगी? केंद्र में। और किसके पास? राष्ट्रपति में ये शक्तियां क्या हो जाएगी? निहित हो जाएगी। राज्य की शासन व्यवस्था मुख्य सचिव की सहायता से राज्यपाल द्वारा संभाली जाएगी। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो मुख्यमंत्री का कोई भी कार्य उसमें नहीं होता। जो भी प्रमुख जो शक्तियाँ होती है या जो शासन व्यवस्था होती है वो मुख्यमंत्री न संभाल कर कौन संभालेगा? मुख्य सचिव की सहायता से राज्यपाल द्वारा पूरे राज्य की जो व्यवस्था वो संभालनी पड़ती है या संभालेगा। यदि दोस्तों मुख्य सचिव की बात करें कि मुख्य सचिव कौन है, तो राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक जो अधिकारी होता है दोस्तों वो कौन होता है? मुख्य सचिव। तो मुख्य सचिव कौन है? वो राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? सचिव होता है। तो मुख्य सचिव जो प्रशासनिक अधिकारी हैं दोस्तों वो कौन होते हैं? जो IAS और जो RAS ये कौन होते हैं? प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। और जो दोस्तों निर्वाचित होके जाते हैं वो एक राजनीतिक दल से होते हैं या फिर राजनीतिक सचिव या राजनीतिक होते हैं, अधिकारी होते हैं। और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो IAS IPS या फिर RS हैं, वो क्या होते हैं? प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। राज्य का मुख्य सचिव वर्तमान में दोस्तों ये अभी नहीं है, अभी वर्तमान में कौन है? उषा शर्मा है। कौन है? वर्तमान में जो मुख्य सचिव है वो है दोस्तों उषा शर्मा। दोस्तों उषा शर्मा है वो वर्तमान में राजस्थान की मुख्य सचिव हैं। और ये क्या है? IAS अधिकारी हैं।
कौन से बैच के आईएएस अधिकारी हैं दोस्तों? ये 1985 का जो आईएएस बैच है उस बैच की क्या है, अधिकारी है। और ये राजस्थान की मुख्य सचिव कब बनी थी? ये बनी थी दोस्तों 1 जनवरी से। 1 जनवरी से मुख्य सचिव हैं वो भारत की राजस्थान की मुख्य सचिव बनी थी। आगे बात करें वित्तीय आपात की, तो दोस्तों वित्तीय आपात कब लगाया जाता है? वित्तीय आपात दोस्तों जब भारत में की साख को खतरा हो, यानी कि जब भारत में किसी भी प्रकार का खतरा पैदा होता है तब वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा शुरुआत में 2 माह हेतु वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। 2 माह पश्चात संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है। यानी कि दोस्तों किसी राज्य में यदि आपातकाल लगा हुआ है तो वो 2 माह के लिए क्या कर सकता है, राष्ट्रपति शासन आपातकाल लगाया जा सकता है। लेकिन 2 माह से ऊपर हो जाते हैं तो वो संसद से क्या लेनी पड़ेगी, उनको अनुमति लेनी पड़ेगी कि जब आपातकाल वो 2 माह से अधिक बढ़ रहा हो तो। राष्ट्रपति के द्वारा अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया। तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया। प्रभाव की बात करें तो प्रभाव में कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा सकती है। यानी कि दोस्तों राज्य में जब वित्तीय आपातकाल की स्थिति पैदा होती है तो इसमें जो केंद्रीय के जो कर्मचारी हैं उनके वेतन में क्या की जाएगी, कटौती की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनके वेतन में क्या की जा सकती है, कटौती की जा सकती है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को राज्य कर्मचारियों के वेतन में कटौती हेतु कह सकती है। यानी केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को भी जो राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके वेतन में क्या कर सकती है, कटौती कर सकती है, उनको कटौती के लिए कह सकती है। राज्य का धन विधेयक और बजट के अंदर की अनुमति से पेश किया जाएगा। तो राज्य का धन विधेयक और बजट केंद्र की अनुमति से क्या किया जाएगा दोस्तों, पेश किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आज का जो अपना सेशन था राष्ट्रपति से संबंधित वो कंप्लीट हुआ। लेकिन दोस्तों वर्तमान में यदि अपन लोग राष्ट्रपति की बात करें कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो है मुर्मू, जो द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने 25 जुलाई 2022 से भारत की क्या बनी है, राष्ट्रपति बनी है। तो अभी प्रेजेंट में राष्ट्रपति कौन है भारत के, द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने ये राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, वो ली थी 25 जुलाई 2022 को। तो दोस्तों इसी के साथ जो अपनी राष्ट्रपति की क्लास है वो कंप्लीट हुई। दोस्तों अभी तक भी हमारे इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों इस प्रकार के जो हाथ से जो क्लास नोट्स बनाए हुए वो क्लास नोट्स आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास है वो अपन लोग यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।